हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस क्लासेज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का अध्याय 11 जिसका नाम है ध्वनि। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ध्वनि क्या होती है। तो ध्वनि की बात करें हम तो ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ध्वनि क्या होती है? एक ऊर्जा का रूप होती है जो हमारे कानों के अंदर श्रवण का क्या उत्पन्न करती है, यानी सुनने का एक संवेद उत्पन्न करती है। हम बात करें अब विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरचकर या रगड़कर या वायु में फूंक मारकर या फिर उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। यानी ये हमारे ध्वनि उत्पन्न करने के तरीके हैं, यानी किस तरीके से हम ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। तो कि घर्षण करके, खुरच कर, रगड़ कर या वायु में फूंक मारकर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है कंपन यानी वाइब्रेशन। तो किसी भी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना कंपन कहलाता है। किसी भी वस्तु का तेजी से बार बार ऊपर नीचे होना या इधर उधर गति करना क्या कहलाता है? कंपन कहलाता है। आपने शादियों में बजते हुए बैंड को देखा होगा या बजती ढोलक के झिल्ली को देखा होगा, वो बार बार ऊपर नीचे होती है तो वो क्या होता है? उसका कंपन होता है। अगर हम बात करें ध्वनि का संचरण, तो द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। यानी ऐसा पदार्थ या ऐसा द्रव्य जिससे ध्वनि संचरित होती है वह क्या कहलाता है? माध्यम कहलाता है। और हम बात करें तो ध्वनि को संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को संचरित होने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। और सबसे अधिक सामान्य माध्यम की बात करें तो ध्वनि के संचरण के लिए वायु सबसे अधिक सामान्य माध्यम है। ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव एवं गैस तीनों माध्यमों में हो सकता है। देखो, ध्वनि का जो संचरण है ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है और गैसों में भी हो सकता है। अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा ध्वनि का संचरण किस में होगा, तो आपका सबसे ज़्यादा संचरण ध्वनि का ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम संचरण किस में होता है? गैस में होता है। यह होती है ध्वनि की प्रबलता का क्रम। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं मानूँ तो एग्जाम्पल आपके पास लोहा, तेल और CO2। तो सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का संचरण है या ध्वनि से सबसे ज़्यादा उत्पन्न होगी वो कहाँ होगी? लोहे में, उसके बाद तेल में, उसके बाद CO2 में। उसके बाद आता है हमारा संपीड़न क्षेत्र। अब ये क्या होता है संपीड़न क्षेत्र? जब कोई कंपन वस्तु आगे की ओर कंपन करती है। जो कंपमान वस्तु जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो आमने सामने वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती है और इस प्रकार एक उच्च दाब क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस क्षेत्र को संपीड़न क्षेत्र या C कहते हैं। जैसे मान लो कि ये कह रहे हैं कि जब कोई कंपमान वस्तु यानी जो वस्तु कंपन कर रही है उसको बोल रहे हैं कंपमान वस्तु, आगे की ओर कंपन करती है तो अपने आमने सामने की वायु को धक्का देकर, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये वायु है, ये वायु है और यहाँ से कोई कंपमान वस्तु कंपन कर रही है इधर की ओर, तो ये क्या करेगी? अपने आमने सामने की वायु को क्या करेगी? कंप्रेस करेगी, यानी संपीड़ित करेगी, दबाएगी और उससे उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा। उस उच्च दाब के क्षेत्र को क्या कह रहे हैं हम? संपीड़न क्षेत्र। यह संपीड़न कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। अब देखो, जैसे ये मैंने बताया तो यह आगे की ओर गति करता जाएगा क्योंकि कंपमान वस्तु भी आगे की ओर कंपन करती जाएगी, तो ये जो कंपमान क्षेत्र है वो भी आगे की ओर गति करता चला जाएगा। दूसरा है विरलन, जिसे किससे लिखते हैं? R से। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विरलन कहते हैं। अब देखो, जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करती है तो उसे क्या कहते हैं हम? विरलन क्षेत्र। अब जैसे मान लो आप कि आपने किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ दिया, किसी स्प्रिंग को खींचकर छोड़ दिया, जैसे ही आपने ये स्प्रिंग खींची तब तो आपका क्या उत्पन्न हो जाएगा? संपीड़न। लेकिन आप इसे छोड़ोगे तो ये पीछे की ओर आएगी तो तब क्या उत्पन्न होगा? निम्न दाब का विरलन। एक निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसको क्या बोलेंगे हम? विरलन। किससे लिखते हैं उसको? R से। किससे लिखते हैं? R से। उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका कानों तक ध्वनि का संचरण, यानी जो आपके कान है वहाँ तक जो आवाज़ है वो कैसे पहुँचती है।
तो जब कोई व्यक्ति बोलता है, जब हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, जब कोई व्यक्ति बोलता है तो वह कणों तक पहुंच जाती है, तो कणों में कंपन होता है और तो वे एक दूसरे को स्थानांतरित कर देते हैं। यह प्रक्रिया जब तक चलती रहती है तब तक ये ध्वनि हमारे कानों तक नहीं पहुंच जाती। जैसे कि मान लो अगर हम बात करें, कोई कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और यहाँ से खड़ा होकर कुछ शब्द बोल रहा है, ठीक है। अब कुछ शब्द निकल रहे हैं इसके मुंह से और आप बैठे हो यहाँ पर या खड़े हो, ये कुछ प्रवचन दे रहा है आपको। ये कोई व्यक्ति है, यानी मैं इसको पी से डिनोट करता हूँ और ये तुम हो यानी सेल्फ एस से डिनोट करता हूँ। तो ये व्यक्ति आपको प्रवचन दे रहा है, जैसे कि आपका टीचर ये आपको प्रवचन दे रहा है और आप सुन रहे हो बैठे बैठे। तो क्या होगा, देखो यहाँ बीच में अगर मैं दिखाऊँ तो ये मान लो यहाँ पर ये आपके मिट्टी के कण हैं, ठीक है, धूल की और मिट्टी के कण हैं। अब जो ये व्यक्ति प्रवचन दे रहा है, अपने मुंह से जो शब्द निकाल रहा है वो शब्द जा रहे हैं पहले इन कणों के पास। कहाँ जा रहे हैं? इन कणों के पास। अब ये कण आपस में आगे पीछे गति कर रहे हैं, यानी कंपन कर रहे हैं। और जब तक ये गति करती रहेंगी, जिस शब्द इस व्यक्ति के प्रवचन जब तक गति करते रहेंगे तब तक ये कण आपके कानों तक कंपन करते करते नहीं पहुँचे। और जैसे ये कण कंपन करते करते आपके कानों तक जाएंगे तो उसके साथ साथ ये शब्द भी आपके कानों तक पहुंच जाएंगे। इस प्रकार ध्वनि का संचरण होता है आपके कानों तक। उसके बाद आता है आपके तरंगों के प्रकार। क्या आता है उसके बाद? तरंगों के प्रकार, ठीक है। तरंग ध्वनि भी क्या है? एक प्रकार की तरंग है। अब तरंगों के प्रकार की बात करें तो तरंग दो प्रकार की होती हैं। पहली तो आपकी अनुदैर्घ्य तरंग, एक तो कौन सी आपकी अनुदैर्घ्य तरंग, दूसरी है अनुप्रस्थ तरंग। तरंग भी आपकी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है आपकी अनुदैर्घ्य, दूसरी होती है अनुप्रस्थ। अगर हम बात करें अनुदैर्घ्य तरंग की, वे तरंगें जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है, अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। वे तरंगें जिन्हें माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समांतर होता है, अनुदैर्घ्य तरंगें कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, ध्वनि तरंगें। अब देखो इस परिभाषा कहने का तात्पर्य क्या है, यानी इसमें क्या होता है कि जो माध्यम के कणों का विस्थापन है, विक्षोभ मतलब आपकी जो गति कर रही है तरंग उस दिशा में ही होगा। जैसे कि अभी मैंने बताया कि आपको प्रवचन दे रहा था आपका टीचर क्लासरूम में खड़े हो गए, तो आप देखो टीचर यहाँ खड़ा था और आप यहाँ बैठे थे। टीचर आपको प्रवचन दे रहा था, तब क्या हो रहा था वहाँ पर, जैसे कण उधरी जिस दिशा में गति कर रहे थे और विक्षोभ भी उसी दिशा में हो रहा था, दोनों एक दूसरे के समांतर थे। तो इस प्रकार की जो तरंगें होती हैं उन तरंगों को क्या बोलते हैं हम? अनुदैर्घ्य तरंगें। उदाहरण क्या है आपका अनुदैर्घ्य तरंगों का? ध्वनि तरंगें। अगली तरंगें आपकी कौन सी? अनुप्रस्थ तरंगें। अब वे तरंगें जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के लंबवत होता है, अनुप्रस्थ तरंगें कहलाती हैं। यानी ऐसी तरंगें जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के लंबवत होता है। उदाहरण की बात करूं मैं तो उदाहरण है किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगें। आपने भी कभी कभी किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंका होगा। अब उसमें होता क्या है, देखो जैसे कि मान लो ये आपका विक्षोभ है, तो आपकी विक्षोभ इधर हो रहा है, तो जो आपकी कणों की गति होगी किधर होगी? ऊपर की ओर। तो आप देख सकते हैं कि विक्षोभ की दिशा के यानी विक्षोभ के संचरण की दिशा के लंबवत कणों का विस्थापन हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम? अनुप्रस्थ तरंगें, ठीक है। अगर विक्षोभ के संचरण की दिशा के लंबवत कणों की गति हो रही है तब तो बोल रहे हैं अनुप्रस्थ तरंगें, और समानांतर हो रही है तब बोलते हैं अनुदैर्घ्य तरंगें। अब है ध्वनि तरंगों के अवलक्षण। और ध्वनि तरंगों के अवलक्षण में पहला आता है आपका आवृत्ति, दूसरा है आयाम और तीसरा है वेग। तो तीनों के एक एक करके पढ़ते हैं। पहला आता है आपका, उससे पहले आते दो शब्द आते हैं आपके श्रृंग और गर्त। क्या होता है श्रृंग और गर्त? अब इन दोनों का मतलब क्या होता है? तो श्रृंग की बात करें तो किसी भी तरंग के शिखर भाग को उसका श्रृंग कहते हैं। कोई भी तरंग है मान लो, और तो उसके शिखर भाग को क्या कहते हैं हम? जो श्रृंग, ठीक है। और गर्त किसे कहते हैं? तो ऐसे किसी भी तरंग के निम्न भाग को उसका गर्त कहते हैं। कहने का तात्पर्य, मान लो कोई किरण है, इस प्रकार गति कर रही है, यहाँ से लेके ऐसे गति कर रही है कोई किरण, कोई
तरंग है इस प्रकार गति कर रही है, तो इसका देखो जो शीर्ष है, ऊपर ऊपर वाला शीर्ष है, इसको तो क्या बोल देंगे हम सुरंग, और जो नीचे वाला है यानी ये वाला है हिस्सा है, इसको क्या बोल देंगे हम गर्त। यानी सुरंग का मतलब आप मान लो ऊंचाई और गर्त का मतलब गड्ढा यानी नीचे। ये होते हैं आपके सुरंग और गर्त का मतलब। उसके बाद आता है आपका तीसरा शब्द इसी में तरंग दैर्ध्य। फिर तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो दो क्रमागत संपीड़नों, जैसे कि मैंने बताया था दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। जैसे कभी कभी आपने स्प्रिंग देखी होगी, तो कुछ स्प्रिंग कुछ इस प्रकार होती है आपकी। अब स्प्रिंग इस प्रकार होती है, संपीड़न का मतलब जो स्प्रिंग का रोलर स्प्रिंग राउंड है वो पास पास होगी, और अगर स्प्रिंग के राउंड हैं जो दूर दूर हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक ये पास पास हैं तो ये संपीड़न क्षेत्र, और ये दूर दूर हैं तो ये कौन सा क्षेत्र हो गया आपका विरलन क्षेत्र। ये होते हैं आपके विरलन क्षेत्र और संपीड़न क्षेत्र। तो दो क्रमागत संपीड़नों या फिर दो क्रमागत विरलनों के बीच की जो दूरी होती है उसके क्या बोलते हैं हम तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। अब तरंग दैर्ध्य को लिखते किससे हैं, तो तरंग दैर्ध्य को ग्रीक भाषा के अक्षर लैम्बडा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, लैम्बडा से। कुछ इस प्रकार का निशान होता है, इसको बोलते हैं हम लैम्बडा। ठीक है। अब तरंग दैर्ध्य का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर। क्या होता है, मीटर। जैसे कि आप देख सकते हैं, देखो ये स्प्रिंग का डायग्राम बनाया गया है आपका, तो ये आपके देखो ये पास पास है तब तो इसको बोल रहे हैं संपीड़न। ठीक है। और ये दूर दूर है तब इसको बोल रहे हैं विरलन। तो संपीड़न फिर विरलन। देखो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, लैम्बडा। या फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी क्या कहलाएगी, लैम्बडा। यानी दो क्रमागत संपीड़न या दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है आपकी, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को लिखते किससे हैं, तो जो आपका ग्रीक भाषा का एक वर्ड होता है लैम्बडा, उससे लिखते हैं। अब अभी मैंने बताया था जो सुरंग होता है वो शीर्ष होता है, तो ये देखो ये आपका सुरंग है और नीचे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, गर्त है। यह एक तरंग की गति दिखाई गई है। अब आता है आपका मेन टॉपिक आवृत्ति। तो प्रति सेकंड में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड के अंदर कितने दोलन हो रहे हैं, उस दोलनों की ध्वनि तरंग की जो कुल दोलनों की कुल संख्या होती है, एक सेकंड में होने वाली दोलनों की कुल संख्या क्या कहलाती है, आवृत्ति। जैसे आपने कभी शादी पार्टी में बजते हुए बैंड की झिल्ली को देखा होगा, जितनी बार बैंड एक सेकंड में ऊपर और नीचे बैंड की झिल्ली जितनी बार एक सेकंड में ऊपर या नीचे होती है उसे उसकी क्या बोलते हैं, आवृत्ति। आवृत्ति के ग्रीक भाषा के अक्षर न्यू से लिखते हैं। देखो ये आपको वी जैसा दिख रहा है लेकिन वी है नहीं, ये ऐसा बना हुआ है कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है। ये आपका क्या बोलते हैं इसको, न्यू। क्या बोलते हैं, न्यू। ठीक है, इस प्रकार बना देते हैं इसको। अगर मैं बात करूं आवृत्ति के ऐसा ही मात्रक की, तो आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक होता है हर्ट्ज, जैसे शॉर्ट में लिखते हैं HZ। ठीक है। ये हो गया आपका आवृत्ति। ठीक है। उसके बाद आता है आपका आवर्तकाल, टाइम पीरियड। तो दो क्रमागत संपीड़नों या दो क्रमागतों विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे गए समय को तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। ठीक, एक तो परिभाषा ये, एक दूसरी परिभाषा है आपकी, कौन सी भी लिख सकते हैं आप, ये कौन सी भी याद कर सकते हैं, दोनों परिभाषाएं सही है। एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहलाता है, जिसे कैपिटल T से लिखते हैं। एक संपूर्ण दोलन में जितना समय लिया गया है उसे उस ध्वनि तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, और जिसे कैपिटल T से लिखते हैं। अगर मैं बात करूं आवर्तकाल के ऐसा ही मात्रक की, तो आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक होता है आपका सेकंड। उसके बाद है आपका आवृत्ति एवं आवर्तकाल में संबंध। तो आवृत्ति और आवर्तकाल में संबंध होता है आपका क्या, न्यू बराबर 1/T। न्यू क्या है आपकी आवृत्ति और 1/T, टी क्या है आवर्तकाल। जैसे मान लो कभी कभी आपको क्वेश्चन के अंदर आवृत्ति दे देता है और आवर्तकाल पूछता है, तो कुछ नहीं करना है, आवृत्ति का उल्टा कर देना है, आंसर मिल जाएगा आपको। उसके बाद है तारत्व। उसके बाद क्या है, तारत्व। तो किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को
मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, उसका तारतम्य कहते हैं। मतलब कोई ध्वनि निकल रही है कहीं से भी, जैसे किसी के मुंह से या बैंड से या साउंड से, कि कोई भी ध्वनि निकल रही है, उसकी आवृत्ति को उस आपका माइंड किस तरह से यानी मस्तिष्क किस तरह से अनुभव करता है उसे क्या कहते हैं, उसका तारतम्य। इसमें क्या होता है, देखो अगर किसी का कंपन ज़्यादा है, किसी निकली हुई ध्वनि का कंपन ज़्यादा है तब उसकी आवृत्ति भी ज़्यादा होती है, और आवृत्ति ज़्यादा है तो उसका तारतम्य भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कंपन, आवृत्ति और तारतम्य तीनों एक साथ चलते हैं। कंपन ज़्यादा तो आवृत्ति ज़्यादा, और आवृत्ति ज़्यादा तो तारतम्य ज़्यादा। अगर मान लो कंपन कम तो आवृत्ति भी कम, और आवृत्ति कम तो तारतम्य भी कम। ये आपका कंपन, आवृत्ति और तारतम्य में संबंध। उसके बाद है आयाम। क्या है आयाम? तो किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को तरंग का आयाम कहते हैं। जिसे लिखते किससे हैं, ए से। देखो किसी स्थिति में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ तरंग का आयाम कहलाता है। मान लो कि ये मूल स्थिति है तो ऊपर तक कहाँ तक जा रहा है और नीचे तक कहाँ तक जा रहा है विक्षोभ। तो इस दोनों स्थितियों की विक्षोभ को, यानी दोनों स्थितियों में अधिकतम विक्षोभ है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, आयाम। क्या बोल रहे हैं, आयाम। यानी स्रोत से दूर जाने पर आयाम और प्रबलता दोनों कम होते जाते हैं। जैसे जैसे आप स्रोत से दूर जाओगे तो आपका आयाम भी कम होता जाएगा और आपकी प्रबलता भी कम होती जाएगी। उसके बाद एक शब्द आता है आपका टोन। ये क्या होती है, टोन? तो एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। यानी कोई सिंगल आवृत्ति हो और उसकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, टोन। उसके बाद है स्वर। अनेक आवृत्ति के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहते हैं। स्वर क्या है, यानी एक तो साउंड बज रहे, एक तो आपके पास साउंड बज रहा है, दूसरा व्यक्ति भी बोल रहे हैं, और तीसरा आपका बैंड भी चल रहा है साथ में, तो उसको क्या बोल रहे हैं, स्वर। यानी बोलते हैं ना स्वर में ला रहे हैं, ठीक है। तरंग। उसके बाद आपका तरंग का वेग। तो तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग का वेग कहलाती है। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी तरंग का वेग कहलाती है। जैसे हम बात करें तरंग के वेग की, तो वैसे सिंपल फॉर्मूला होता है हमारा वेग बराबर दूरी बटे समय। लेकिन अगर मैं बात करूं तरंग के लिए, तो हमें पता है दूरी क्या है, लैम्बडा। तरंग दैर्घ्य के बराबर होती है दूरी, और समय क्या है, टी। तो तरंग का वेग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, v बराबर लैम्बडा अपॉन टी। v बराबर लैम्बडा अपॉन टी। यानी कुछ इस प्रकार आपका तरंग की वेग का फॉर्मूला बन जाए। उसके बाद मैं इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, मतलब v बराबर लैम्बडा इंटू 1/टी भी लिख सकता हूँ। अब आपको पता है कि 1/टी क्या होता है आपका, न्यू। क्या होता है, न्यू। तो मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, यानी वेग बराबर v बराबर लैम्बडा इंटू न्यू। इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ मैं। और न्यू क्या है आपकी आवृत्ति, लैम्बडा क्या है तरंग दैर्घ्य। तो आप देखो तरंग का वेग दो तरीके से निकाल सकते हो। एक तो आपके पास लैम्बडा दिया हो और समय दिया हो तब निकाल सकते हो। दूसरा आपके पास लैम्बडा दिया हो, तरंग दैर्घ्य दी हो, और आपका क्या दिया हो, आवृत्ति दी हो, तब भी आप भी तरंग का वेग निकाल सकते हो। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज है और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? यह 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लेगी? देखो सबसे पहले तो आपके जो मात्रक दिए हैं उनको ऐसा ही मात्रकों में लेके आना है। किसमें लेकर आए, ऐसा ही मात्रा में। जैसे कि न्यू बराबर आवृत्ति दी आपको किलो हर्ट्ज में, जबकि आवृत्ति होती है आपकी हर्ट्ज में। तो अगर बात करें 2 किलो हर्ट्ज, 2 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करेंगे तब हो जाता है हमारा 2000 हर्ट्ज। यानी 2 × 1000 करोगे, 2 × 1000 करोगे, क्या हो जाएगा, 2 किलो हर्ट्ज। उसके बाद आपकी लैम्बडा 35 सेंटीमीटर दी हुई है, जबकि हमें पता है कि हमारी तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक होता है क्या, मीटर। तो 35 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो 35/100 होगा, और यानी 0.35 मीटर बन जाएगा ये। उसके बाद
दूरी कितनी दी है आपको 1.5 किलोमीटर। अब 1.5 किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे तभी हो जाएगा आपका 1500 मीटर। कितना चेंज हो जाएगा 1500 मीटर। देखो 1.5 को मैंने कितना कर लिया 15/10 और किलोमीटर के लिए मैंने मीटर में चेंज करूँगा तो क्या कर लिया 1000। ये कितना हो जाएगा फिर 1500 मीटर। अब हमें पता है कि वी बराबर न्यू इंटू लेमड़ा दिया है। अब वी बराबर न्यू इंटू लेमड़ा दिया है तो हम जानते हैं कि वी कितनी, देखो न्यू कितनी है आपकी, यानी आवृत्ति कितनी है 2000 हर्ट्ज। उसके बाद जो आपको दी हुई है क्या लेमड़ा यानी तरंग दैर्घ्य कितनी है आपकी, तो 35/100 यानी 0.35 थी। 35/100 0.35 को मैंने यहाँ क्या लिखा है 35/100। तो 10 से 10 यानी 20 से 20 कैंसिल, ये कितनी हो जाएगी आपकी वेग कितना हो जाएगा 35/100, यानी जो वेग मिलेगा तरंग का वो कितना आ जाएगा 700 मीटर प्रति सेकंड। यानी तरंग है 1 सेकंड में कितने मीटर चलेगी 700 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, दूरी दी हुई है कितने समय में पूछ रहा है ना, तो वेग बराबर दूरी बट्टे समय। अब वेग कितना आ गया हमारा 700 मीटर, हाँ वेग कितना आ गया 700 मीटर। देखो यहाँ से ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा समय का दूरी बट्टे वेग। तो दूरी कितनी दी है, दूरी दी है 1500, दूरी कितनी दी है 1500 और वेग कितना आ गया हमारे पास 700। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि 2.14 सेकंड के अंतर्गत आप 45 जो आपकी 1500 मीटर या 1.5 किलोमीटर की दूरी थी आप उसको आसानी से तय कर सकते हो कितने समय में 2.14 सेकंड में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 हर्ट्ज तथा वेग 440 मीटर प्रति सेकंड है, तो इस तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, आवृत्ति कितनी दी हुई है 220 हर्ट्ज, वेग कितना दिया हुआ है v बराबर 440 मीटर प्रति सेकंड। अब पूछ क्या रहा है आपसे लेमड़ा, क्या पूछ रहा है लेमड़ा यानी तरंग दैर्घ्य। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला पता है v बराबर न्यू इंटू लेमड़ा। अब v कितना है 440, न्यू कितना है 220 इंटू लेमड़ा। अब आपको पता है कि कोई संख्या अगर गुणा के अंदर है और उसे मैं इस साइड ले जाऊं बराबर की उस साइड ले जाऊं तो किस में जाएगी भाग में, तो लेमड़ा निकालूंगा मैं, तो लेमड़ा बराबर क्या बचेगा 440 बटे 220। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका लेमड़ा कितना निकल के आ जाएगा, ये देख सकते हो लेमड़ा कितना निकल के आ जाएगा आपका 2 मीटर। कितना निकल के आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, उसके बाद है आपकी ध्वनि की तीव्रता, क्या है ध्वनि की तीव्रता, इसको पढ़ेंगे हम अगली वीडियो में। इस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।